सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गौरव इकोनॉमिक क्लासेस। हम लोग चैप्टर थर्ड स्टार्ट करेंगे, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। और इन लेक्चर्स के रिगार्डिंग अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर मुझे मैसेज कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। 8881988317, दैट इज़ माई व्हाट्सएप नंबर। और हम लोग आज से स्टार्ट करेंगे नेशनल इनकम। देखिए, नेशनल इनकम को वैसे जो डिनोट करा जाता है एनएनपीएफसी से। किससे डिनोट करा जाता है? एनएनपीएफसी से। एनएनपीएफसी से डिनोट करते हैं, ठीक है। बट नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है? नेशनल इनकम देखिए होता क्या है, नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम। नेशनल इनकम क्या है? सम टोटल किसका है? फैक्टर इनकम का सम टोटल है, ठीक है। अब देखिए, नेशनल इनकम जो है हमारा सम टोटल किसका? फैक्टर इनकम का, जो कि कौन अर्न कर रहा हो? नॉर्मल रेसिडेंट अर्न कर रहा हो, ठीक है। अच्छी बात है। देखिए, फैक्टर इनकम मतलब क्या होता है? एक होता है लैंड, एक होता है लेबर, एक होता है कैपिटल, एक होता है एंटरप्रेन्योर। ये सारे हमारे क्या है? ये सारे हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। क्या है? हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। लैंड को क्या मिलता है? रेंट। लेबर को क्या मिलता है? वेजेस। कैपिटल को क्या मिलता है? इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है? प्रॉफिट। जब ये अपनी सर्विसेज प्रोड्यूसर को देते हैं तो यही रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, यही सारे क्या है? फैक्टर इनकम है। क्या है? हमारे फैक्टर इनकम, ठीक है। फैक्टर इनकम कब मिलती है? जब ये अपनी सर्विसेज देते हैं। और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन किसका पार्ट होता है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हाउस होल्ड सेक्टर का पार्ट होता है। हाउस होल्ड ही से तो हमारा लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर निकलता है, ठीक है। तो ये सारे हमारे हाउस होल्ड सेक्टर का पार्ट होते हैं। जब ये अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं प्रोड्यूसर सेक्टर को, तो इनको मिलता है रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। वही सर्विसेज, वही पैसा इन लोगों के लिए होता है क्या? फैक्टर इनकम। और प्रोड्यूसर के लिए वही पैसा क्या है? फैक्टर पेमेंट, ठीक है ना। और नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम तो लिखा ही हुआ है। साथ ही साथ कौन अर्न कर रहा हो इन फैक्टर इनकम को? नॉर्मल रेसिडेंट। नॉर्मल रेसिडेंट, नॉर्मल रेसिडेंट मतलब क्या होता है? वो बंदा जो किसी कंट्री में 1 साल से ज्यादा रह चुका है और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी लाई वहीं करता है। इकोनॉमिक इंटरेस्ट मतलब होता है कि वो खा भी वहीं रहा है, कमा भी वहीं रहा है, सब कुछ वो वहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो अ पर्सन रिसाइडिंग इन अ कंट्री फॉर मोर देन 1 ईयर एंड हिज इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑल्सो लाइज इन दैट कंट्री, दैट इज नोन एज नॉर्मल रेसिडेंट, ठीक है ना। तो नॉर्मल रेसिडेंट को अभी हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे, बट इतना जानिए कि नेशनल इनकम है सम टोटल किसका? फैक्टर इनकम का, मतलब रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट का। और जो कि कौन अर्न कर रहा हो? उस कंट्री का नॉर्मल रेसिडेंट। नॉर्मल रेसिडेंट मतलब कि 1 साल से ज्यादा जो उस कंट्री में रह रहा है, या 1 साल से ज्यादा उस कंट्री में रह रहा है, साथ ही साथ जो वहां कमा भी रहा है, खा भी रहा है, सब कुछ वहीं कर रहा है। तो दो चीजें निकल के आई यहाँ, फैक्टर इनकम और नॉर्मल रेसिडेंट, ठीक है। तो फैक्टर इनकम को अब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहली बात, फैक्टर इनकम बोलिए या फैक्टर पेमेंट, दोनों वर्ड्स अलग अलग है, बस बात एक ही है। मान लीजिए मैं प्रोड्यूसर हूं और आप हाउस होल्ड हो, ठीक है। तो मैं अगर आपको 10 रुपए देता हूं तो वो 10 रुपए मैं, अगर प्रोड्यूसर देगा आपको, तो प्रोड्यूसर के लिए वही 10 रुपए क्या हो गया? फैक्टर पेमेंट। बट आप लोगों के लिए वही पैसा क्या हो गया? फैक्टर इनकम, ठीक है ना। तो सेम जो पैसा है वो डिपेंड करता है कौन दे रहा है। अगर प्रोड्यूसर आपको दे रहा है तो प्रोड्यूसर के लिए फैक्टर पेमेंट, और आपके लिए फैक्टर इनकम है, ठीक है ना। तो वही बात होती है। और प्रोड्यूसर मुझे क्यों, प्रोड्यूसर आप लोगों को, मैं मतलब मैं आप लोगों को पैसा क्यों दूंगा? आपने जब कोई ना कोई सर्विसेज प्रोवाइड करी होंगी। अगर आप लेबर हैं तो आपने अपनी सर्विसेज दी होंगी, मेरी कंपनी में काम करा होगा। अगर आप लैंड हैं तो मैंने आपके थ्रू कुछ प्रोडक्शन करा होगा, ठीक है ना। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज सबसे पहला आता है। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज मतलब होता है जो एम्प्लॉयज को कंपनसेशन मिलता है, पैसा मिलता है। एम्प्लॉयज मतलब लेबर, जो भी लेबर अपनी प्रोवाइड करते हैं। तो अब लेबर कहाँ से निकलता है? हाउस होल्ड सेक्टर से। और लेबर अपनी सर्विसेज किसको प्रोवाइड करता है? प्रोड्यूसर सेक्टर को। किसको प्रोवाइड करता है? प्रोड्यूसर सेक्टर को, ठीक है। उसके बदले उसे क्या मिलता है? फैक्टर इनकम। दूसरी बात, रेंट। रेंट, रेंट कब क्या हम देते हैं? जो हमें रेंट मिलता है, हम जब अपनी लैंड देते हैं, हाउस होल्ड सेक्टर अपनी लैंड देता है जब प्रोड्यूसर को, तो उसे क्या मिलता है? रेंट मिलता है। इंटरेस्ट कब मिलता है? जब हाउस होल्ड सेक्टर अपनी कैपिटल देता है प्रोड्यूसर को, तो उसे इंटरेस्ट मिलता है। प्रॉफिट कब मिलता है? जब हाउस होल्ड सेक्टर अपनी एंटरप्रेन्योर स्किल्स को देता है प्रोड्यूसर को, तो उसको क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलता है। तो इन चारों चीजों को, ये चारों चीजें क्या है? फैक्टर इनकम है। और नेशनल इनकम इंक्लूड करते टाइम इन चारों चीजों को इंक्लूड करा जाता है, जो कि कौन अर्न कर रहा हो? नॉर्मल रेसिडेंट हमारा अर्न कर रहा हो, ठीक है ना। तो बात आप ध्यान रखिएगा, नेशनल इनकम को इंक्लूड करते टाइम हम क्या इंक्लूड करते हैं? फैक्टर इनकम बोल दीजिए या फैक्टर पेमेंट बोल दीजिए, उसको इंक्लूड करते हैं। हम लोग ट्रांसफर इनकम इंक्लूड नहीं करते। ट्रांसफर इनकम मतलब क्या होता है? वो जो फ्री फंड का पैसा है।
फैक्टर इनकम मतलब जो मेहनत करके पैसा, भाई लेबर मेहनत कर रहा है तो उसे पैसा मिल रहा है, लैंड में कुछ ना कुछ काम हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है तब उसे पैसा मिल रहा है, कैपिटल के थ्रू कुछ ना कुछ काम हो रहा है तब उसे पैसा मिल रहा है, एंटरप्रेन्योर अपनी मेहनत कर रहा है तब उसे पैसा मिल रहा है। बट ट्रांसफर इनकम क्या, फ्री फंड का पैसा, जैसे कि हेल्प, डोनेशन वगैरह, जिसके थ्रू प्रोडक्टिव पर्पस कुछ नहीं हुआ है, बस फ्री ऑफ कॉस्ट एज अ वेलफेयर हमें दिया जा रहा है। भाई हम किसी को हेल्प करते हैं तो वो हमारे लिए प्रोडक्शन थोड़ी ना करता है, हम किसी को डोनेशन देते हैं तो हमारे लिए प्रोडक्शन थोड़ी ना करता है, चैरिटी देते हैं तो हमारे लिए कोई प्रोडक्शन थोड़ी ना, एज अ सोशल वेलफेयर देते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिएगा नेशनल इनकम में हम फैक्टर इनकम को इंक्लूड करते हैं, ट्रांसफर इनकम को इंक्लूड नहीं करते हैं, क्योंकि ट्रांसफर इनकम क्या है, अनअर्न्ड इनकम है, अन अर्नड इनकम है, ठीक है, अनअर्न्ड इनकम है। और जो हमारी फैक्टर इनकम है वो अर्नड इनकम है, जो हमने कमाई है। और ट्रांसफर इनकम वो हमने कमाई नहीं, वो हमारी भलाई, वो हमारे सोशल वेलफेयर के पर्पज से हमको मिल गया है, ठीक है। तो नेशनल इनकम को काउंट करते टाइम हमेशा हम फैक्टर इनकम को इंक्लूड करते हैं, नेशनल इनकम में ट्रांसफर इनकम को इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम नॉर्मल रेसिडेंट में, ये फोकस जोन में पढ़ लीजिएगा, ऐसा कुछ नहीं है जो आपको मैं बताऊं, ठीक है। नॉर्मल रेसिडेंट के बारे में पढ़ते हैं। देखिए नॉर्मल रेसिडेंट क्या होता है, सबसे पहली बात, दो बातें आप क्लियर बहुत ध्यान से याद रखिएगा और चाहिए, और सबसे बड़ी बात, ये जो मैंने पीडीएफ ये लेक्चर्स पढ़ा रहा हूँ इनमें मैंने अपने नोट्स भी बीच बीच में ऐड कर दिए हैं, तो आपको अभी आगे जब तो सेकंड थर्ड पार्ट आएगा तो उसमें मेरे नोट्स भी दिखेंगे आपको, ठीक है। तो उसको भी एक कॉपी में आप राइट अप कर लीजिएगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो इसमें से एक दो बीच से मैंने बुक से पेज गायब करे हैं, उसकी जगह मैंने अपने नोट्स ऐड करे हैं, तो आपको मैं बता दूंगा जहां भी वो चीज आएगी आपको खुद समझ में आ जाएगा, तो ठीक है। तो नॉर्मल रेसिडेंट क्या होता है, नॉर्मल रेसिडेंट इज दी वन पर्सन इज सेड टू बी वन। नॉर्मल रेसिडेंट कौन है, वो है जो कि एक कंट्री में रिसाइड कर रहा है, देखिए क्या लिखा है, हु ऑर्डिनरी रिसाइड इन द कंट्री कंसर्न हुज इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन दैट कंट्री, मतलब कि जो एक कंट्री में रह रहा है, रिसाइड इन अ कंट्री, और जो क्या कहते हैं कि उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी, मतलब वो खा रहा है, कमा रहा है, वही सब कर रहा है। अ पर्सन डिसाइडिंग इन द कंट्री फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर और मोर, एक बंदा जो 1 साल से ज्यादा किसी कंट्री में रह रहा है, उसे उस कंट्री का क्या बोलते हैं, उसे उस कंट्री का नॉर्मल रेसिडेंट बोलते हैं। दिस पर्सन मे और मे नॉट बी सिटीजन, जरूरी नहीं है वो सिटीजन उस कंट्री का, बट अगर वो 1 साल से ज्यादा रह गया उस कंट्री में तो उसे नॉर्मल रेसिडेंट हमें बोलते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ आ पर्सन इज सेड टू बी हैव इकोनॉमिक इंटरेस्ट, साथ ही साथ वो 1 साल से ज्यादा तो रह रहा हो बट साथ में उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी यही हो, मतलब वो खा भी रहा हो, कमा भी रहा हो, प्रोडक्शन भी यही कर रहा हो, इन्वेस्टमेंट भी यही कर रहा हो, कंजप्शन भी यही कर रहा हो। तो नॉर्मल रेसिडेंट किसको बोलेंगे, जो बंदा 1 साल से ज्यादा रह रहा है किसी कंट्री में और वो उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी वहीं लाई कर रहा है, मतलब प्रोडक्शन, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, वो सब कुछ यहीं कर रहा है। इसको थोड़ा और डिटेल में पढ़ने के लिए हमें फोकस जोन में जाना चाहिए। फोकस जोन में हम लोग गए, चलिए फोकस जोन में बहुत अच्छा डिफरेंस दिया हुआ है, देखिए क्या लिखा है। अब देखिए नॉर्मल रेसिडेंट में क्या क्या आता है, नॉर्मल रेसिडेंट में हमारा आता है इंडियंस वर्किंग इन फॉरेन एम्बेसीज इन इंडिया। देखिए हमारे यहाँ जो हमारी फॉरेन एम्बेसीज होती है, मतलब जो राजदूत होते हैं एम्बेसीज में जो काम करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, राजदूत होते हैं, जो आईएफएस इंडियन फॉरेन सर्विसेज के थ्रू जाते हैं। तो हमारी एम्बेसी, इंडियन जो एम्बेसी है वो हर कंट्री में है, और बाहर की भी हर कंट्री की एम्बेसी इंडिया में है, जैसे यूएसए एम्बेसी भी इंडिया में है, कनाडा एम्बेसी भी इंडिया में, पाकिस्तान एम्बेसी भी इंडिया में, हर जगह की एम्बेसी हमारे यहाँ है। तो हमारे यहाँ जो एम्बेसी, जो हमारे यहाँ फॉरेन एम्बेसी है, जैसे मान लीजिए यूएसए एम्बेसी है हमारे यहाँ, तो उस यूएसए एम्बेसी में जो इंडियंस काम कर रहे हैं, जो उस यूएसए एम्बेसी जो हमारे यहाँ है, ध्यान से सुनिएगा मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो यूएसए एम्बेसी हमारे यहाँ है, उस एम्बेसी में जो इंडियंस काम कर रहे हैं वो हमारे यहाँ के क्या है, नॉर्मल रेसिडेंट काउंट होंगे। पहली चीज क्लियर हुई। अब WHO का जो ऑफिस है इंडिया में, उसमें कोई अगर इंडियंस काम कर रहे हैं तो वो भी हमारी कंट्री के नॉर्मल रेसिडेंट होंगे, ठीक है। अब देखिए अगर IMF का कोई ऑफिस इंडिया में है और उसमें कोई इंडियंस काम कर रहे हैं तो वो भी हमारी कंट्री के क्या हो जाएंगे, नॉर्मल रेसिडेंट हो जाएंगे। एम्बेसडर फॉर इंडिया इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जो हमारे एम्बेसडर हैं, एम्बेसडर फॉर इंडिया इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जो हमारे एम्बेसडर हैं जो बाहर की कंट्रीज में काम कर रहे हैं, वो भी हमारे क्या है, नॉर्मल रेसिडेंट हैं, ठीक है। और फॉरेन सिटीजन लिविंग इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर फॉर मोर देन 1 ईयर अदर देन स्टडीज और मेडिकल ट्रीटमेंट, मतलब मान लीजिए कोई बंदा आया स्टडीज के लिए या मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए 1 साल से ज्यादा रुक चुका है, वो हमारा नॉर्मल रेसिडेंट में काउंट नहीं करा जाएगा। उसके अलावा जितने भी होंगे, जो कोई विदेशी
या फॉरेनर हमारे यहाँ 1 साल से ज्यादा रह रहा है, अदर देन मतलब मेडिकल और पढ़ाई को छोड़ के वो सारे हमारे यहाँ के नॉर्मल रेसिडेंट माने जाएंगे, क्योंकि वो 1 साल से ज्यादा यहाँ रह भी चुके हैं और उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी लाई यहीं कर रहा है। ठीक है, तो नॉर्मल रेसिडेंट 4 चीजों को हमने कैटेगराइज करा है। इंडियन वर्किंग इन फॉरेन एम्बेसीज इन इंडिया, जो इंडियन काम कर रहे हैं फॉरेन एम्बेसी में जो इंडिया में लोकेटेड है, जो WHO इंडिया में लोकेटेड है, जो इंडियंस वहां काम कर रहे हैं, जो इंडियंस IMF के ऑफिस में काम कर रहे हैं जो कि इंडिया में लोकेटेड है, एम्बेसडर फॉर इंडिया इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जो एम्बेसडर है इंडिया के रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में काम कर रहे हैं, और जो फॉरेन सिटीजन है, बाहर से कोई आया है 1 साल से ज्यादा रह रहा है, पढ़ाई और मेडिकल ट्रीटमेंट को छोड़कर, वो सारे हमारे नॉर्मल रेसिडेंट में काउंट करे जाएंगे। ठीक है, अब देखिए नॉन रेसिडेंट इन इंडिया में क्या काउंट करे जाएंगे। नॉन रेसिडेंट मतलब जो हमारे यहाँ का रेसिडेंट नहीं है, फॉरेनर वर्किंग इन इंडियन एम्बेसीज इन कनाडा एंड जापान। अब देखिए क्या लिखा है, मान लीजिए कि हमारी एम्बेसी है पाकिस्तान में, हमारी एम्बेसी है पाकिस्तान में, इंडियन एम्बेसी है पाकिस्तान में, क्या है इंडियन एम्बेसी। मान लीजिए USA में इंडियन एम्बेसी है, तो उस इंडियन एम्बेसी में जो विदेशी काम कर रहे होंगे, USA में एक इंडियन एम्बेसी है, मैं क्या बोल रहा हूँ, USA में एक इंडियन एम्बेसी है और उस एम्बेसी में कुछ फॉरेनर काम कर रहे होंगे तो नॉन रेसिडेंट माने जाएंगे। ठीक है, वो नॉन रेसिडेंट माने जाएंगे। फॉरेनर वर्किंग इन WHO का कोई ऑफिस है अगर इंडिया में है और उसमें कोई फॉरेनर काम करते हैं तो वो भी नॉन रेसिडेंट माने जाएंगे। जर्मन वर्किंग एज अ डायरेक्टर ऑफ ऑफिस ऑफ IMF लोकेटेड इन इंडिया, वही बात है, IMF का कोई ऑफिस है उसमें कोई डायरेक्टर की पोस्ट में है, जो कोई बाहरी है फॉरेनर है और वो डायरेक्टर की पोस्ट में, वो भी हमारी कंट्री का नॉन रेसिडेंट माना जाएगा। एम्बेसडर ऑफ इंडिया फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, एम्बेसडर जो इंडिया के में है, एम्बेसडर जो इंडिया में है बाहर से, फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, वो भी हमारा नॉन रेसिडेंट माना जाएगा। द फॉरेन टेक्निकल एक्सपर्ट वर्किंग इन इंडिया फॉर पीरियड ऑफ लेस देन 1 ईयर, जो टेक्निकल एक्सपर्ट हैं वर्क इंडिया में काम कर रहे हैं 1 साल से कम, फॉर अ पीरियड ऑफ लेस देन 1 ईयर, वो भी हमारे नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया माने जाएंगे। इनको लर्न करने का तरीका यही है कि सबसे पहले आप याद रखिए कि वो 1 साल से ज्यादा रह चुके हैं, और दूसरी बात उनका प्रोडक्शन कंजप्शन इन्वेस्टमेंट भी यही हो रहा है, और इन सारे पॉइंटों को आप एक कॉपी में लिखिए और लर्न करने की कोशिश करिए, क्योंकि ये एक्सेप्शन है, इसमें बच्चे नॉर्मली गलती करते हैं। ठीक है, तो आपको लर्न करना है। हर साल ये 1 या 2 नंबर का या 4 नंबर का आता ही आता है। इस साल नहीं आया था, आउटसाइड दिल्ली की सेट की मैं बात कर रहा हूं, और नॉर्मली वैसे 1 या 2 नंबर का आ ही जाता है। ठीक है, तो आप कोशिश करिए कि इस चीज को लिख लिख के याद करिए। ठीक है, और नेशनल इनकम का ये जो मैं डिफिनेशन है ये आप याद रखिए। नेशनल इनकम में सिर्फ किसकी इनकम इंक्लूड करी जाती है, सिर्फ नेशनल इनकम में नॉर्मल रेसिडेंट की इनकम इंक्लूड करी जाती है, हमारी नॉन रेसिडेंट की इनकम इंक्लूड नहीं करी जाती है। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा। इसका नेक्स्ट लेक्चर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो कीप वॉचिंग गौरव इकोनॉमिक क्लासेस। थैंक यू वेरी मच।